हेलो क्लास, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, जो पिछला हमने लेक्चर लिया था बहुत प्यारा लेक्चर था। करीब भले में टाइम आपका ज्यादा लगा था उसमें, पर जो हमने चीज बताई थी बहुत बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें बताई थी। लास्ट में शायद प्रेम सर ने आपको कुछ शायरी वगैरह भी सुनाया था और बच्चे मोटिवेट भी हुए थे। ठीक है, तो आप चाहते हो ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे, तो इसका हम दूसरा पार्ट आपके सामने लेके आ गए हैं। तो कौन कौन चाहता है कि क्लास स्टार्ट हो जाए? जो जो चाहता है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वाकई आपको बहुत मजा आने वाला है। आपके लिए कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप कहीं ना कहीं पहले डाउट में थे, पर आपके सारा एक तरह बेसिक कॉन्सेप्ट आज का बिल्कुल आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप चाहते हो कि आपको बेस्ट मेथड से सिखाया जाए। ठीक है, आप चाहते हो बिल्कुल बेस्ट सीखना, तो आप हमारे साथ बने रहो। करीब ये 40-45 मिनट का जितना भी लेक्चर होगा, बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेम सर भी बताएंगे आपको, फिर मैं आपको लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है प्रेम सर। पहला पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक्सीडेंट्स आर कोज्ड ड्यू टू। एक्सीडेंट कैसे होते हैं? पहला है सेफ एक्ट। सेफ मतलब सुरक्षित एक्ट। अनसेफ एक्ट। अनसेफ मतलब असुरक्षित एक्ट। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, असावधानी। डी आपका है अनअवेयर अबाउट साइंस ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है सेफ्टी के जो पीछे जो साइंस होती है आप उसके प्रति अवेयर नहीं है। तो जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर होगा? इसमें देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन। आप अगर सोच रहे होगे यार इसमें तो जो आपके सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये तो सारे एक्सीडेंट के रीजन होते हैं। हाँ, पर आपने एक चीज देखा होगा ना कि कुछ एक्सीडेंट के कुछ मेन रीजन भी होते हैं। कुछ ऐसा पार्ट हो, जैसे आपने देखा था रिटेंशन पढ़ा था अपने मेमोरी में, तो रिटेंशन के अंदर आपका एक्सरसाइज आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, आपका अप्लीकेशन आता है, रिटेंशन के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर पे क्या आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, सेफ एक्ट, यानी कि आप सेफ वाले कुछ काम कर रहे हो तो क्या उसके वजह से एक्सीडेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। अनसेफ एक्ट, यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हो कि आप बिल्कुल अपने आप से सेफ नहीं हो, चाहे उसके लिए आप एक तरह से लापरवाही कर रहे हो, सेफ्टी प्रिकॉशन आप यूज नहीं कर रहे हो। ये भी बहुत से रीजन हो सकते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर आपका थर्ड भी आ जाएगा, आपका फोर्थ भी आ जाएगा। तो आपको एक बार थोड़ा सा सोचना कि होता क्या है। यानी कि आप कोई काम अनएक्सपेक्टेड करते हो, जो आपके बिना एक्सपेक्ट, जो आप एक तरह से उम्मीद लगा के रखते हो, उसके जस्ट अपोजिट होता है। हम उसे तो बोलते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी बताओ कौन सा होगा इसका। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है, अनसेफ एक्ट। यानी कि कुछ ऐसे आप यूज कर रहे हो कि जिसमें आप एक तरह से सेफ नहीं हो। इसके अंदर आपका बी ऑप्शन नंबर सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। नहीं, इसके अंदर आप लापरवाही भी कर सकते हो, सेफ्टी प्रिकॉशन यूज नहीं करते हो, या फिर और भी जल्दीबाजी करते हो। यानी इसके अंदर सारे फैक्ट आपके इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि कोई भी काम जो आपके एक्सपेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्सीडेंट कहलाता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज इज ए विटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द वेटेज ऑफ। क्योंकि इसका जो वेटेज है वो कितने परसेंट होता है ये आपको बताना है। 55% होता है, 7% होता है, 38% होता है, 22% होता है। बात कर रहा है बॉडी लैंग्वेज की, तो ध्यान से आंसर दे और जल्दी आंसर दे। ये देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो हम अगर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे वहां पे ना अलग अलग परसेंटेज होता है। बॉडी लैंग्वेज का हमारा अलग होता है, फेस टू फेस, यानी कि टोन ऑफ वॉइस, यानी क्या, टोन इज वॉइस, यानी जो आपकी आवाज होता है, जो टोन होता है, उसकी आवाज के आपका अलग परसेंटेज होता है। तो ये हमारे परसेंटेज किताबों में देखा जाए तो अलग अलग मिलता है। आपसे ये पूछ रहा है जब आप कम्युनिकेशन वगैरह करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है किसका होता है? यहाँ पे देखो आप, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें किसमें दिख रहा है आपको? 55 दिख रहा। इसके बाद आपको कितना 7%, 38%, 22%, यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पे? यहाँ पे आपका 55 है। तो अगर हम देखा जाए जो हम एक तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो उसमें वेटेज होता है सबसे ज्यादा होता है किसका होता है? बॉडी लैंग्वेज का। किसका होता है? बॉडी लैंग्वेज का। तो बॉडी लैंग्वेज का जितने भी ऑप्शन इसने दिया है 55%, उसका बिल्कुल सही है। आप कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जब सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो आपका वाइटल होता है, ये होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। कितना होता है? 55। हाँ, अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये चीज होता है, बिल्कुल सही होता है यही। अगर यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज को हम हटा दे और यहाँ पे क्या पुटअप कर दे, फेस टू फेस, क्या कर दे यहाँ पे? फेस टू फेस, यानी कि टोन ऑफ वॉइस। अगर हम यहाँ पे ये रिप्लेस कर दे यहाँ पे, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? इसका जवाब दो।
तो इसका हो जाता है फिर आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 38%। जब आप फेस टू फेस या फिर हम बोलते हैं इसको टोन ऑफ वॉइस, तो इसका परसेंट होता है आपका 38%। बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है आपका 55। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक प्लेस आफ्टर द टेस्ट। इसका मतलब है अगर कोई टेस्ट आप ले रहे हो तो आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जरूरी होता है, ठीक है। परीक्षण के बाद परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या आवश्यक है। कितने टाइम बाद? 1 वीक, 1 मंथ, व्हेन ऑल द ट्रेनीज आर प्रेजेंट, सारे के सारे ट्रेनीज प्रेजेंट है, या इमीडिएटली, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा बताता हूं। अगर आपने एक टेस्ट लिया है तो उसके बाद आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना जरूरी होता है। वो आपको कब करना चाहिए? 1 वीक, 1 वीक में एक बार, 1 मंथ में एक बार, व्हेन ऑल द ट्रेनीज आर प्रेजेंट, जब सारे के सारे ट्रेनीज प्रेजेंट हो, या फिर इमीडिएटली। तो जल्दी से आंसर दे, क्या होगा? तो यहाँ पे अभी क्या लग रहा होगा आपको? आप ये सोचते हो भाई जब टेस्ट होता है तो टेस्ट तो भाई जब सारे ट्रेनिंग आपके प्रेजेंट होंगे तभी, नहीं पता क्या होता है जब आप टेस्ट ओवर देते हो ना, तो आपने खुद देखा होगा जब तक आपका रिजल्ट ही नहीं होता। मैं भी आपका जब टेस्ट ओवर लेता हूँ, आपका एनालिसिस करता हूँ, तो आप ये सोचते हो यार तुरंत इसका रिजल्ट आ जाए, जिससे रिजल्ट आगे क्या फायदा होगा कि आपके अंदर जो कमियां हैं आप उसको एक तरह से पकड़ लोगे। और जो आपकी एक तरह से जो हमने पढ़ाया था ना शॉर्ट एनालिसिस, तो आपका जो वीकनेस है आप अपने वीकनेस को पकड़ो और आप अपने वीकनेस को किस में चेंज कर दो, आप अपने स्ट्रेंथ में उसको कन्वर्ट कर दो। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर उसका फायदा उठा सकते हो। तो आप चाहते हो कि जो आपका टेस्ट हुआ है, जो आपका एनालिसिस हुआ है, तो उसके लिए आप क्या चाहते हो कि जो आपका रिजल्ट है बिल्कुल एक तरह से कैसे तुरंत प्रदर्शित किया जाए, बिल्कुल आपको बताया जाए इमीडिएटली। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसने भी इसका सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। हाँ, जो अगर ये केस अगर नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी और सी के साथ जा सकते थे, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, आप हमेशा चाहते हो कि इमीडिएटली बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट हो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको गलत है, चाहे जो भी है, तो हम अगले दिन इस पर जूम पे लेक्चर लेंगे, ठीक है। वहां पे आपको अच्छे से बता दिया जाएगा क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, ठीक है। जैसे भी होगा लास्ट में आपको मैसेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पार्ट न्यू इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इज। इसका मतलब है लर्नर को नया इंस्ट्रक्शन देने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है व्हेन दे आर रेडी टू लर्न, जब वो सीखने के लिए उत्साहित हो, तैयार हो। व्हेन दे हैव फ्री टाइम, जब वो खाली हो, ठीक है। व्हेन दे जस्ट एंटर टीचिंग एरिया, इसका मतलब है वो जैसे ही आके सीट पे बैठे और ताबड़तोड़ आपने क्या कर दिया, ज्ञान का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और डी आपका है व्हेन टीचर इज रेडी टू टीच, यानी कि टीचर का जब मूड हुआ कि भाई मैं तब पढ़ाऊंगा जब चाय चुई पी लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो जल्दी से आंसर दे, क्या आपका चॉइस है? चलो अभी मैं आपको दूर मत जाओ, आप अगर सोचते हो कि क्या करना है तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई आपको बातें बता रहा हूँ, तो आप कब उसको समझने की कोशिश करोगे, इसके लिए मेरा कौन सा टाइम होगा, बिल्कुल आपको जवाब देना। अगर आपको लेसन प्लान मैंने अच्छे से बताया था उस दिन, तो हम उसमें प्रिपरेशन में 2-3 नियम यूज करते हैं। कौन सा? पर्पस का, रेडिनेंस का नियम। तो रेडिनेंस का नियम क्या कहता है भाई, अभी कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीखने वाला जब तक सीखने का मन नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, आप उसको सिखा नहीं सकते। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं इंस्ट्रक्शन आपको कभी भी दूं तो क्या आप सीख लोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब आपका मन होगा, आप मेरे बातों को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए रेडी रहोगे, तभी तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप चीजें सीखोगे। सपोज करो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, चाहे अभी बताऊं चाहे 2 दिन बाद बताऊं, जब मैं फ्री हो जाऊं, आप फ्री हो जाओ, कभी भी फ्री हो जाओ, क्या मैं जब बताऊंगा आप सीख लोगे? क्या आप समझ लोगे, लर्न कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप रेडी नहीं रहोगे ना लर्न करने के लिए, मैं कुछ भी आपको बता दूं आप सीखोगे नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपके ट्रेनिज हैं, जो आपके ट्रेनिज है, आपके जो लर्नर है, उनको आप कोई नए इंस्ट्रक्शनल देना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सा टाइम यूज करोगे? तो हम उसके साथ जाएंगे। एक रेडिनेंस का नियम आपने पढ़ा होगा, रेडिनेंस का नियम ये कहता है कि जब तक रेडी ना हो लर्नर, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। तो इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि व्हेन दे आर रेडी टू लर्न। यानी जो लर्नर है, लर्नर के लिए जब तक वो रेडी नहीं रहेगा लर्न करने के लिए, तब तक आपको उसको बताना नहीं चाहिए। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। आप क्या जरूरी है क्या फ्री रहोगे तब मैं समझाऊंगा, या फिर ये हो सकता है कि जब मैं फ्री रहूंगा तो समझाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप रेडी नहीं रहोगे भाई, जब तक आप रेडी नहीं रहोगे लर्न करने के लिए, मेरे लिए सही टाइम नहीं रहेगा सिखाने के लिए। इसलिए तो स्टार्टिंग प्लानिंग में हम यूज करते हैं। शायद आपको चीजें
क्लियर हो गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा होता है। पहला है आपका ऑप्शन रिक्वायर लॉन्ग आंसर, यानी कि जिसमें लंबा चौड़ा जवाब देना पड़े। सेकंड ऑप्शन है कम्स फ्रॉम लर्नर, जो क्वेश्चन आपका लर्नर द्वारा पूछा जाए वो होगा। और तीसरा आपका ऑप्शन है हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और फोर्थ आपका ऑप्शन है स्टिमुलस थिंकिंग। स्टिमुलस मतलब जो उत्तेजित करता हो आपको, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। तो जल्दी से आंसर दे, क्या आंसर होगा आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चनिंग से करीब आपके 10-12 क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चनिंग करना है। ये तो आपका ये पूछता है पेपर में, साथ ही साथ ये पूछता है कि आपके क्वेश्चनिंग का मेन पर्पज क्या होता है। अभी तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बताया था, पर इसके अलावा थोड़ा सा आपका अलग होता है, प्रिपरेशन आपका अलग हो जाता है, प्रेजेंटेशन में अलग, एप्लीकेशन में अलग। तो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं इंस्ट्रक्शन प्लान पढ़ा सकूं आपको, या फिर क्वेश्चनिंग के क्वेश्चन करा सकूं आपको, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन बने रहे, तो पहले आप तो लाइक कर दो। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट टाइप क्वेश्चनिंग कौन सा होता है। तो भाई सिद्धि, आपने इतनी सारी थ्योरी पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इनसाइड थ्योरी, स्किनर थ्योरी। तो सबने क्या चीज दिया आपका, स्टिमुलस यानी उत्तेजना, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए जिसके अंदर आपके अंदर एक तरह से उत्तेजना, स्टिमुलस, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि मुझे इसका जवाब देना है। अब सोचो में लंबा क्वेश्चन पूछ दिया था, क्या आप उसका जवाब दोगे? नहीं। क्या एक तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या पता जवाब तो नहीं दो। पर आप, मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आप उसको सीखने की चाहत आपके अंदर आ जाए, आप एक तरह से उत्साहित हो जाओ, आप एक तरह से उत्तेजना हो जाओ, आपने सोचने पे मजबूर हो जाओ, तो हमें ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए ना। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, स्टिमुलस थिंकिंग। पिछले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था, अभी आपको प्रेम सर आगे यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लो आप, ठीक है। अब बताओ कि WIM आर यूजफुल फॉर। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। व्हाट आर WIM आर यूजफुल फॉर। WIM किसके लिए यूजफुल है। पहला आपका ऑप्शन है इम्पार्ट यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। इम्पार्ट मतलब टू गिव समथिंग, इसका मतलब है दूसरों को कोई जानकारी देना। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है अटेंड इंडिविजुअल लर्निंग प्रॉब्लम्स, इसका मतलब है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक, यानी कि हर प्रत्येक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना, ठीक है, उसके लिए यूजफुल है। तीसरा आपका ऑप्शन है सेव लर्नर टाइम एंड इंक्रीज टीचिंग टाइम, इसका मतलब है जो लर्नर है उसका टाइम बचाया जाए और जो टीचिंग टाइम है, जो उसको पढ़ाया जाने वाला टाइम है, उसको बढ़ाया जाए। और फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर बताइए, आपका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि WIM है आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि WIM है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पहले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि WIM क्या होता है। फिर अगर इसके बारे में आप अच्छे से जान गए तो आपको ये जवाब देने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो मैं इसको पहले बारे में बता दूं क्या होता है WIM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या होता है कि आप अलग ब्रांच से हो, मैं अलग ब्रांच से हूं, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो CITS में आपके अलग अलग ब्रांच होते हैं, हर ब्रांच की अलग अलग किताबें होती है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। पर ये जो किताबें हैं ये हर किसी की पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है। अभी किताबें, आपकी जो किताबें हैं ये आपकी इंडिविजुअल लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है, आपके टीचिंग टाइम को एक तरह से सेव नहीं कर पाती है, आपके लर्निंग टाइम को सेव नहीं कर पाती है, आपके इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन को इम्पैक्ट नहीं कर, इम्पार्ट नहीं कर पाता, उसको डिवाइड नहीं कर पाता। अब ये सारे सारे प्रॉब्लम हर टेल्स के अंदर देखे जाते हैं। तो इस सब पर फोकस किसने किया, आपके इंस्ट्रक्टर ने किया। उसने क्या बनाया, WIM। कैसा, यानी कि ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऐसा इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपके रिटर्न के फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म में, रिटर्न के फॉर्म में। तो नाम क्या दिया, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसने क्या किया, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक के नाम दिया टीचिंग मटेरियल और एक का नाम दिया उसने लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल उसने लेसन प्लान, डेमो प्लान दे दिया, और आपके लर्निंग मटेरियल में उसने इंफॉर्मेशन सीट दे दिया, जॉब सीट दे दिया, आपके असाइनमेंट सीट दे दिया, ये सब उसने दे दिया लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल पर्सनल यूज के लिए और लर्निंग मटेरियल आपके ट्रेनिंग के यूज के लिए। तो जो उसने लेसन प्लान यूज किया, क्या क्या से कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी कि आपको एक तरह से समझाया जाए, उसने लेसन प्लान यूज किया। उसने देखा कि जितने भी ट्रेनिज है उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या चीज है, उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने बनाया। और जो एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल एक तरह से एक लेवल में होना चाहिए, इम्पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल एक तरह से क्लियर है। तो उसको प्रॉब्लम को दूर किया। अब देखो, अब लेसन प्लान उसने प्रेजेंट किया,
तो लेसन प्लान क्या एक तरह से रिटर्न में है। सपोज करो आपके ब्रांच में दो सेक्शन है, तो एक सेक्शन उसने पढ़ा दिया, वो चीज आपका रिटर्न में है, तो अगले सेक्शन को भी वही चीज वो पढ़ा सकता है। क्यों? उसने एक रिटर्न में तैयार कर लिया है। तो इससे क्या होगा, एक बार उसने डाटा तैयार कर लिया, वो डाटा आपके फर्स्ट शिफ्ट में पढ़ा सकता है और सेकंड शिफ्ट में पढ़ा सकता है। इससे क्या होगा, आपकी टाइम सेव हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, आपकी टीचिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, एक तरह से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज टीचिंग टाइम, यानी कि आप अपने टीचिंग को भी बेस्ट कर सकते हो। क्यों? उसमें आपका सिस्टमेटिक तरीका है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट, यानी आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं भी आपका बेस्ट हो जाएगा, लर्निंग टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरह से उसने क्या बनाया, WIM। इसको जिसने भी जवाब दिया ऑल ऑफ दीज उसका बिल्कुल सही है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। WIM क्या होता है, किसने बनाता है, किसके लिए यूज होता है, इसमें क्या चीज होता है, तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एक्सपीरियंस और स्टडी इज नोन। इसका मतलब है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी मतलब परिचित होना, अवेयरनेस मतलब एक तरीके से जागरूक होना, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होना। गेन थ्रू एक्सपीरियंस, गेन थ्रू एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू जो इकट्ठा किया है, और स्टडी पढ़ाई के द्वारा इज नोन है, उसको क्या कहा जाता है, स्किल कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है, एबिलिटी कहा जाता है, या फिर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर दे, आपका क्या चॉइस है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज्यादातर बच्चों के आ रहे हैं स्किल आ रहे हैं, किसी का नॉलेज आ रहा है, किसी की एबिलिटी आ रहा है, किसी की कॉम्पिटिशन, यानी कि देखा जाए तो जितने भी ट्रेनर एक तरह से जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सबके अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे देखो क्या चीज है, अवेयरनेस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका, आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो क्या, आप मुझे ये बता दो कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हो कि एक्सपीरियंस आपका स्किल में आता है, और आप थोड़ा सा वहां पे डाउटफुल हो। जब अगर लिखा आएगा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आएगा, फिर कुछ और मेंशन है, पर यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन आपका अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी जो अंडरस्टैंडिंग आप चीजों को समझ रहे हो, ये किसके थ्रू समझ रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ रहे हो। यानी कि एक तरह से नॉलेज के बारे में बात कर, आपके स्किल के बारे में बात नहीं कर। अगला क्वेश्चन हमारा वही है कि स्किल क्यों होगा, कैसे होगा स्किल, एक्सपीरियंस आपका उसमें भी आएगा, पर जब आपके सामने ट्रेनिंग आएगा, कुछ और शब्द आएगा एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस का कभी भी अंडरस्टैंडिंग आपका वहां पे नहीं आएगा। जब भी आपका अगर इसका जवाब आपका स्किल होगा, तो एक्सपीरियंस तो कंपलसरी है भाई, एक्सपीरियंस तो आपका आना ही आना है, पर आपका एक्सपीरियंस के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं आएगा। चाहे इसके साथ आपको क्या आ जाए, इसके साथ आपका ट्रेनिंग आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। जब आपका अंडरस्टैंडिंग आता है, आपका अवेयरनेस आता है, आपका फिर स्टडी ऑफ नो आता है आपका, यानी कि ज्ञान आता है आपको, जो समझ है, तब आपको किसके साथ जाना, आपके नॉलेज के साथ जाना। किसके साथ जाना, नॉलेज के साथ। तो हम इस चीज को क्या जानते हैं, हम इसको कहते हैं नॉलेज। क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है, क्लियर नहीं है तो अगले क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे देखो आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब दक्षता, फैसिलिटी और हैंडीनेस। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को कैसे हैंडल करते हो। दैट इज एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज कार्ड, जो कि ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप की जाती है, ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा डेवलप होती है। उसे आप क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, स्किल कहते हैं, कॉम्पिटेंसी कहते हैं, या फिर एबिलिटी कहते हैं। तो जल्दी से आंसर दे। तो यहाँ पे शायद आपको चीजें क्लियर होगी। वहां पे क्या था, आपका एक्सपीरियंस तो था, पर आपका एक्सपीरियंस के साथ क्या जुड़ा हुआ था, आपका नॉलेज जुड़ा हुआ था। अगर आप रट्टा मार के सोचते हो जवाब दे दो, तो मतलब ही नहीं है भाई सही हो जाए, मतलब ही नहीं है। मैं लिख के देता हूँ बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसका रट्टा मार लूंगा जवाब दे दूंगा, तो नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक तरह से लॉजिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप लॉजिकल क्वेश्चन करोगे, समझोगे, तभी आपका जो माइंड होगा खुल के बाहर निकलेगा। तो अगर आप सोचते हो कि एक्सपीरियंस से एक शब्द देख के आप स्किल डिसाइड कर लो, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता आपका। अगर आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तो आप नॉलेज के साथ जाओगे। पर यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए स्किल के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो क्या होता है स्किल के कंपोनेंट, आपका स्पीड और टाइम होता है, एक्यूरेसी होता है, आपका वर्कमैनशिप होता है, आपका सब ये प्रोडक्टिविटी होता है। ये सब आपके स्किल के कंपोनेंट है, यानी कि एक तरह से एबिलिटी हो गया, ये भी आपके एक तरह से इसके कंपोनेंट में आ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछ रहा कि आप चाहते हो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आप अपने ट्रेनिंग के थ्रू क्या डेवलप कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटी को डेवलप कर रहे हो, ठीक है। आप अपने किसको कर रहे हो, आप अपने प्रोफिशिएंसी क्यों कर रहे हो, आप अपने फैसिलिटी क्यों कर रहे हो, ठीक है। यानी जब तक आप इस चीजों को किसी अपने एबिलिटी को, अपने दक्षता को, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से,
अपने एक्सपीरियंस के साथ माध्यम से क्या कर उसको डेवलप कर रहे हो, तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं स्किल। क्या कहते हैं, हम इसको स्किल कहते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अभी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछता कि कार्य करने, वर्क एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, वर्क एफिशिएंसी को क्या कहते हैं, तो हम उसको भी स्किल बोलते हैं। चाहे किसी भी काम को एक्यूरेसी के साथ मिनिमम टाइम और मैक्सिमम वर्कमैनशिप करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको भी स्किल कहते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी कि हमारा स्किल क्या होता है। अगर अवेयरनेस है तो आपका नॉलेज है, ठीक है। अगर नॉलेज नॉन है तो आपका नॉलेज है। अगर आपका एक्सपीरियंस थ्रू ट्रेनिंग है या फिर आपका बोल सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू है तो आपका स्किल है। एबिलिटी आएगा तो आप स्किल के साथ जाओगे। आपका एफिशिएंसी आएगा तो स्किल के साथ जाओगे। टाइम आएगा, स्पीड आएगा तो आप स्किल के साथ जाओगे। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटी क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास परफॉर्मेंस और एक्सेप्शन। परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस का मल्टीप्लिकेशन होती है। एक्सपेक्टेशन माइनस परफॉर्मेंस होती है। एक्सपेक्टेशन प्लस परफॉर्मेंस होती है, या फिर परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन होती है। तो जल्दी से दे आंसर, आपका क्या आंसर है। टाइम स्टार्ट हो गया, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हर कोई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, इसका अपना जवाब दे सकते हो, ठीक है। जो जिसका जवाब सबसे पहले आएगा मैं उसको बताऊंगा। तो क्वालिटी क्या होता है आपका, सबसे पहले पता होना चाहिए क्वालिटी चीज क्या होती है। क्या आपकी परफॉर्मेंस क्या आपके एक्सपेक्टेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा, या फिर दोनों का भी सब्ट्रैक्शन करोगे मिलेगा, एडिशन करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको। जल्दी जवाब दो, इसका क्या होना चाहिए। क्या इसका ये होगा, क्या इसका बी होगा, या सी होगा, या डी। अपना जवाब दो कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो क्वालिटी है क्या है, किस पे फोकस किया आज के टाइम पे, हम किस पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे। यानी हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ परफॉर्मेंस कैसे मिलता है। मैं तो परफॉर्मेंस कैसे मिलता है, जब आप अपने आप अपने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी। तो पहले हमारा ये क्लियर है कि कॉम्पिटेंसी हमें कैसे मिलता है। जब अपने नॉलेज को स्किल के साथ जोड़ते हो तो ये हमारा मिल गया कॉम्पिटेंसी। और जब अपने स्किल को अपने नॉलेज के साथ जोड़ने के साथ साथ हम इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अपने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जब हम स्किल और नॉलेज को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, इस प्रोडक्ट का अगर हम अपने एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है परफॉर्मेंस। और उसी परफॉर्मेंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे भाई, किसके साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा क्वालिटी। क्या मिल जाएगा हमें, क्वालिटी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिख सकते थे, अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्पिटेंसी इनटू एटीट्यूड इनटू एक्सपेक्टेशन, तो हमारा भी क्वालिटी हो जाता है। या फिर हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, स्किल प्लस नॉलेज ब्रैकेट बंद इनटू एटीट्यूड इनटू एक्सपेक्टेशन। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ से आपको 4-5 फॉर्मूले मैंने आपको और बता दिए, शायद आपको चीजें क्लियर होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रेपुटेशन हेल्प टू डेवलप। इसका मतलब है जब आप वोकेशनल एजुकेशन ले रहे होते हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आप होते हैं तो जिस काम को आप रेपुटेशन के थ्रू करते हैं उससे आपकी कौन सी चीज डेवलप होती है। क्या स्किल डेवलप होती है, स्पीड डेवलप होती है, एक्यूरेसी डेवलप होती है, या हैबिट डेवलप होती है। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा आपका। आपको इसमें चारों में से एक जवाब देना है। क्या इसका मेन चीज क्या होगा, किस पे मेन चीज पे फोकस होता है, आपका जो वोकेशनल एजुकेशन और आपका क्या कहते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है, ठीक है। एक तरह से रेपुटेशन हेल्प टू डेवलप, यानी क्या चीज डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है रेपुटेशन। यानी कि आपका जो वोकेशनल एजुकेशन है, चाहे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्या चीज क्या स्किल पे फोकस होता है, आपके स्पीड पे होता है, आपके एक्यूरेसी पे होता है, आपके हैबिट पे होता है। आप अगर सोच रहे होगे इसका चारों जवाब होगा बिल्कुल होगा चारों जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा वही है, पर थोड़ा सा आपके क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाएगा। क्या मॉडिफाई होगा, अभी देखेंगे हम क्या मॉडिफाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जवाब दो, फिर हम देखेंगे इसका चारों किस कंडीशन में होगा, ठीक है। तो इसका जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका स्किल उसका बिल्कुल सही है। यानी आपका वोकेशनल एजुकेशन, आपका इंडस्ट्री, आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेपुटेशन हेल्प टू द डेवलप, किस में डेवलप करते हैं, क्या चीज में हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए, ताकि स्किल को डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और आपको जवाब देना होगा। चलो अगला क्वेश्चन वही है चीजें देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स
इम्पार्ट्स द। इंस्ट्रक्टर जो वोकेशनल एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है वो आपको क्या प्रदान करता है? ट्रेड नॉलेज एंड स्किल, राइट एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड। तीसरा है आपका हैबिट टूवर्ड्स वर्क एंड प्रोफेशन, काम और प्रोफेशन के प्रति जो हैबिट्स होती हैं वो डेवलप करता है। और डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा। अगर हमने रट्टा मारा होगा तो भाई उसका तो कोई हिसाब नहीं है, मेरे पास उसका तो मेरे पास तो भाई कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो बेसिक से, यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होता आपका, ठीक है, पहले बात तो क्वेश्चन आपका ये बनता है पेपर में कि इंस्ट्रक्टर और आपके टीचर में क्या अंतर होता है। तो आपका टीचर आपको देता है नॉलेज और आपका इंस्ट्रक्टर देता है आपको स्किल, समझ गए। आपका टीचर देता है आपको नॉलेज, क्या देता है? नॉलेज। आपको इंस्ट्रक्टर क्या देता है? आपको स्किल। अगर यहाँ पे पूछता आपको वोकेशनल एजुकेशन आपको क्या देता है, तो वोकेशनल एजुकेशन आपको देता है नॉलेज, क्या देता है? नॉलेज। पर अगर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको क्या देता है? तो आपको देता है स्किल, क्या देता है? स्किल। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों इनबिल्ड है, आपके दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। यानी आपसे ये पूछ रहा कि इंस्ट्रक्टर वर्किंग द वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इम्पार्ट द, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है, यानी कि जो व्यवसायिक शिक्षा आपके यानी कि वोकेशनल एजुकेशन और आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कार्यरत प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि वर्किंग इंस्ट्रक्टर आपको क्या प्रदान करता है। तो आपको मैंने अभी अलग अलग बता दिया कि आपका वोकेशनल एजुकेशन आपको ये प्रोवाइड करता है, आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ये प्रोवाइड करता है। तो भाई ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। बी में देखो राइट एटीट्यूड। तो आपका टीचर भी चाहता है ना, आपका इंस्ट्रक्टर चाहता है, चाहे ट्रेनिंग करा रहा हो, चाहे आपका एक तरह से इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ा रहा हो, तो चाहता है ना कि आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल बेस्ट हो, अच्छा सीखो। आप ये मत सोचना कि मेरे पास एटीट्यूड है। तो भाई आपके एटीट्यूड भी 2-3 टाइप के होते हैं ना, एक अच्छा होता है, एक गलत होता है, एक न्यूट्रलाइज होता है। आपको जवाब ही मिलते हैं आपका एटीट्यूड में, हाँ भी नहीं होता। आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आप बोलते हो भाई ये काम करोगे, तो ये ना तो हाँ भी नहीं बोलेगा वो, ना भी नहीं बोलेगा। भाई इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया वो। तो आपका एक तरह से एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो राइट एटीट्यूड जो आपको सही चीज प्रदान करता है, ठीक है। तीसरे में क्या आपका हैबिट टुवर्ड वर्क ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि आपके वर्क के थ्रू आपको एक तरह से आपको वर्क को एक तरह से हैबिट बनाएगा, आपको आदत बनाएगा कि आप उसके अंदर एक तरह उसके और आप एक तरह से आकर्षित हो। आपको एक तरह से जो आप व्यवसाय करना चाहते हो उसको एक तरह से इंप्लीमेंट कर आपको बढ़ाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑल द अबव, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? चीजें क्लियर होगी। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। हाँ, अगर यहाँ पे मैं और एक बार और बताता हूँ, वोकेशनल एजुकेशन होता बस ये होता, ओनली बस होता, सिर्फ तब होता नॉलेज। ट्रेनिंग बस होता तो आपका स्किल। पर इसके साथ आपके ये 3 भी आ जाएंगे, जिसमें आपका क्या होगा? आपके किस पे फोकस कराया जाएगा तो होगा, तो आपके किस पे फोकस होगा? आपके सब पे हो जाएगा, यानी कि ऑल द अबव। शायद चीजें आपको क्लियर होगी। ये क्वेश्चन कल के लेक्चर में बताया गया था, तो आपको बताया नहीं जाएगा इसका जवाब क्या है, आपको सबको देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन में कराया गया था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आप चाहते हो आपकी लर्निंग बिल्कुल इफेक्टिव हो, बिल्कुल प्रभावशाली है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या चाहते हो आप, क्या इसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, फिर एक्टिविटी चाहिए। आप चाहते हो आपकी लर्निंग बिल्कुल बेस्ट हो, बिल्कुल इफेक्टिव, प्रभावकारी हो। तो आप क्या चाहते हो भाई? क्या चाहते हो? क्या चीज करोगे आप? क्या करोगे? कंटिन्यूटी। हाँ, आप तो सोच रहे हो भाई सब करना पड़ेगा मुझे तो नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी, कंटिन्यूटी भी और साथ ही एक्टिविटी भी। तो भाई 4 तो है, सही है, बिल्कुल सही है 4 है। पर आपको 4 में से एक तो भाई प्रीफर करने का। आपकी शादी भी होती है तो वहां पे शादी करनी है, आपको किससे नहीं करनी है, तो चारों में से आप एक बेस्ट चुनते हैं ना अपने लिए कि मेरे लिए बेस्ट इसमें से चारों में से क्या होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां तो 10 में से चुनती हैं, लड़के तो भाई 2-3 में से अपना काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लड़की की डिमांड तो ज्यादा होती है। तो आप ये भी चाहते हो ना लर्निंग के लिए आप बेस्ट चीजें क्या चाहते हो, तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक्टिविटी। क्या करते हैं? एक्टिविटी। लर्निंग के मैंने आपको 4 सीक्वेंस बताए थे ना उस दिन, तो उसमें एक्टिविटी का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लर्निंग रिजल्ट्स अमंग द स्टूडेंट फ्रॉम। स्टूडेंट्स के पास जो लर्निंग वो किस वजह से आती है? कंटिन्यूटी की वजह से आती है, हैबिट की वजह से आती है, स्टिमुलेशन की वजह से आती है, या फिर बिहेवियर की वजह से आती है? तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, उसमें भी आपके 2-3 टाइप के थे। पहला कौन था आपका? एक तरह से कौन था आपका? जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, और दूसरा था आपका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग।
ठीक है, यह लर्निंग का आपका था। तो पहला उसमें नियम क्या था आपका, आपको अगर याद है किसी को, क्या चीज था वो, कि आपका स्टिमुलेशन आपके बहुत जरूरी है। जो अगर आपके सामने स्टिमुलस है, स्टिमुलेशन है, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हो, क्योंकि आपके सेंसेस आपके उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अवेयरनेस होते हैं एक तरह से, तो आपको चीजें शायद क्लियर होगी। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है कौन सा, सी स्टिमुलेशन, उसका बिल्कुल सही है। अगर चाहते हो क्या चीज है, आपको क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है क्या किसी को, कमेंट बॉक्स में लिखो। समझ में नहीं आ रहा क्या, आप सोच रहे हो कंटिन्यूटी करते हो, चीजों को सीखते हो, हैबिट से भी सीखते हो, बिहेवियर सीखते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। पर स्टिमुलेशन जितनी भी हमारी थ्योरी है ना, कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग जितनी भी है, सब में फोकस है स्टिमुलस। जब आपके सामने स्टिमुलस है तो एफर्ट दिखाओगे दिखाओगे। अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा कि आपका पेपर 6 महीने बाद है, तो क्या आप क्लास करोगे? आप सोच के देखो एक बार, करोगे? नहीं करोगे। पर आपके सामने एक तरह से स्टिमुलेशन आ गया, उत्तेजना हो, आप उत्तेजित हो, आपके सामने टारगेट है, तो चीजों पे अचीव कर लोगे। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं, ये प्रेम सर बताएंगे। नहीं आ रहा तो ये लो भाई, अच्छे से बताएंगे, ये लो प्रेम सर बताओ तो इन्हें। जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन। इसका मतलब है लर्निंग कहाँ से आती है, वो स्टिमुलेशन के थ्रू आती है। एक डॉग था, उसने कब सीखा कि यार जब घंटी बजाएंगे तब खाना आएगा? स्टिमुलेशन उसको दिया गया, स्टिमुलेट उसको किया गया। ठीक है। जब आप बात करते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, तो वहां पे जो चूहा था उसने कैसे सीखा? जब उसे एक बार करंट लगा और एक बार उसको खाना मिला, जब वहां पे उसको कुछ स्टिमुलस मिला। तो ये जो थ्योरीज है, इन थ्योरीज के थ्रू हमें ये पता चला कि इंसान कब सीखता है। इंसान अपने स्टिमुलस के द्वारा सीखता है। ठीक है। और जहां तक हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन के पास सेंसेस होते हैं, हमारे पास सेंसेस होते हैं। उन सेंसेस के थ्रू हमारे जो ये लिखा हुआ है ना, न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ द सेंसेस, जो आपके सेंसेस हैं वो आपके माइंड को संदेश भेजते हैं। वो जो संदेश है वो आपके माइंड में कुछ पैटर्न्स क्रिएट करता है। ठीक है। अगर आप उन पैटर्न्स को जोड़ पाए तो आपकी लर्निंग बेटर होती चली जाएगी। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग कैसे होती है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका, स्टिमुलेशन। ठीक है, यानी स्टिमुलस क्या, एक तरह से देखा जाए आपके सेंसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं। आपके स्टिमुलस होगा, आपके सेंसेस इन क्या होंगे, एक तरह से एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो आपकी एक्टिविटी करेगी, आपके मसल वगैरह आपकी एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जब एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव करोगे। आपके जो एटीट्यूड है आप बिल्कुल कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा आपके लर्निंग के प्रति। आपका जो लर्निंग है उसके प्रति जो आपका एटीट्यूड है बिल्कुल चेंज होगा। जिससे चेंज होगा तो आप अपने गोल को प्राप्त कर लोगे। तो आपका स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिविटी भी जरूरी है। तो आपको डिसाइड करना है क्या आएगा क्या चीज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पेपर में सामने दोनों चीज मिलेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, एज पर द लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन ये क्या होता है? लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं LMIS, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया? NSDA द्वारा डेवलप किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ पर जो LMI है, इससे क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल, कितनी जॉब अवेलेबल है, कहां पर? सप्लाई में, डिमांड में, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूटिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसा है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि ये जो आपका ये जो बात कर रहा है कि नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल, ये कहां पर जॉब अवेलेबल की बात कर रहा है? सप्लाई में, डिमांड में? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए LMIS होता है। ठीक है, इसमें देख लें, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और भी चीज होते हैं, नाम इसके होता है। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। इसका शॉर्ट फॉर्म किस नाम जानते हैं? लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका कुछ अलग मीनिंग निकलता है। आपका निकलता है यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ क्या, नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल, यानी जो आपका जॉब है कितनी संख्या में होगी। क्या सप्लाई की जितनी आपकी सप्लाई होगी इसके अकॉर्डिंग होगा, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, या फिर आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी के ऊपर होगा, या फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके इंक्रीज पे होगा। तो आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आपका ये चीज कहता है कि जितनी अगर डिमांड है मार्केट में, कितनी डिमांड है, सबसे पहले आप देखो डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर डिमांड है तो उतना आप जॉब अवेलेबल करो। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब उतनी अवेलेबल होने चाहिए। डिमांड अगर सपोज करो मार्केट में 100 है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जॉब को भाई अवेलेबल करो। ठीक है, डिमांड देखो इतनी है, उसके ज्यादा अपना अवेलेबल करो जॉब को। अगर अवेलेबल हो गया तो उसको आप क्या करो, सप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा इसका, क्या होगा, सप्लाई है डिमांड, सप्लाई डिमांड। तो इसका भाई जिसने भी जवाब दिया है डिमांड, उसका बिल्कुल सही है। जितना डिमांड होगा उतना ही मतलब आपका नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल है। उसके बाद क्या करोगे, आप उसको सप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर नहीं है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं,
अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कवर करता है प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ लेबर मार्केट, यानी कि लेबर मार्केट के अंदर जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स है उनको एंड इट्स ऑपरेशन और उससे जुड़े हुए ऑपरेशंस को। पहला ऑप्शन है आपके सामने लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ लेबर। तो जल्दी से बताइए कि वो कौन सी चीज है जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट के प्रिंसिपल एलिमेंट्स को फॉलो करेगी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ पे देखो, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग, पर मैं अगर क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो इसमें मुझे करीब 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा LMI का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बनता है, MOLE का फुल फॉर्म क्या है, क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका भाई, MSDE, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि देखा जाए तो आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारा लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन है, कितने जॉब आपके अवेलेबल होते हैं, तो जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपके जॉब अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ आपको ये पूछा जाता है कि लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट जो है ये किसने इसको डेवलप किया था, किसने किया था, तो इसको किया था आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी ने, यानी कि NSDA ने किया था। कब किसने किया था, NSDA ने किया था। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा भाई कि प्रिंसिपल कवर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ लेबर मार्केट एंड इट्स ऑपरेशन, यानी कि क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा कि जो आपका लेबर मार्केट है इसके जो एलिमेंट है इसके कौन से प्रिंसिपल ने कवर किया हुआ है आपके प्रिंसिपल में और आपके ऑपरेशन में। तो शायद आपको चीजें इतना बताने के बाद तो मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन इसका गलत करेगा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन, उसका बिल्कुल सही है। लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है वही आपका क्या करता है, जो लेबर मार्केट है उसका जो एलिमेंट है, जो उसके प्रिंसिपल का एलिमेंट है उसको क्या करता है, कवर करता है, उसके ऑपरेशन को भी वो कवर करता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये देखो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एन एक्टिविटी टू स्टार्ट ए बिजनेस, एक नई एक्टिविटी जिसके तहत आप एक नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दूसरा, टू स्टार्ट ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करना जिसमें प्रॉफिट आता हो। तीसरा, एन एक्टिविटी टू डेवलप ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, ये भी ऐसे कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसके तहत आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। और डी आपका ऑप्शन है ए पर्पसफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट, एक पर्पसफुल एक्टिविटी जिसके तहत डेवलप ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, जिसके तहत आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस मतलब व्यापार डेवलप कर सके। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलो आप इतना, तब तक मैं आपको काम करता हूँ ना, आपको थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हल्का फुल्का मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो 2-3 चीज होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आपका करीब 3 चीज से मिलकर बना है ये चीज। पहला क्या होता है आपका इंटरप्रेन्योर, दूसरा क्या होता है आपका इंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा क्या आपका होता है ऑब्जेक्टिविटी। क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंटरप्राइज होता है, सॉरी क्या होता है, पहला आपका इंटरप्रेन्योर हो गया, दूसरा आपका इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और तीसरा होता है आपका इंटरप्राइज। इन तीनों को जब आप चीजों को जोड़ते हो ना तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए इंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो वो पर्सन जो किसी काम को एक नए तरीके से करता है, या फिर ये बोल सकते हैं अपने दिमाग में एक आइडिया लेके आता है, उस आइडिया को अपने बिजनेस में लगाता है और उस बिजनेस में लगाता है और उस बिजनेस से एक तरह से प्रॉफिट गेन करता है, और प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ जो लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है अपने आइडिया से। हम उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। अब बोलते हैं हम इंटरप्राइज किसे कहते हैं भाई, तो जिस चीज पर काम कर रहा है, यानी कि आपसे पूछता है इंटरप्राइज के कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आपके कैपिटल हो गया, आपके लैंड हो गया, जो आपके, ठीक है, ये सब आपके किसके एलिमेंट होते हैं, आपके इंटरप्राइज के, आपके ये एलिमेंट होते हैं। तो जिस चीज पर कर रहा हो वो आपका हो गया इंटरप्राइज। अब हम बात करते हैं भाई इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो आपका जो इंटरप्रेन्योर होता है हम उसको बोलते हैं पर्सन, वो करने वाला पर्सन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये होता है हमारा एक्टिविटी। क्या होता है, ये होता है हमारा एक्टिविटी।
इंटरप्रेन्योर क्या होता, वो आपका पर्सन था, वो व्यक्ति था। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये आपकी एक्टिविटी होती है। क्या होती है, एक्टिविटी। और जो आपका भाई इंटरप्राइज है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो शायद आपको चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या चीज होता है। तो इंटरशिप आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। ये बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करने के लिए क्या करता है, एक्टिविटी करता है। बिल्कुल सही है। कौन करता है, आपका इंटरप्रेन्योर करता है। किसके लिए करता है, आपके एक्टिविटी करता है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका जो बिजनेस है, आप बिजनेस करोगे भाई तो आप चाहते हो ना प्रॉफिट कमाना। गिल बेट्स हैं आपके फेसबुक के फाउंडर जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि भाई मार्केट में लोग एक दूसरे से बिछड़ते हुए जा रहे हैं। स्कूल से दोस्त से निकले हैं, वो कभी मिले ही नहीं। अपने फैमिली से बंदे कहीं जॉब करने के लिए कहीं और गए, विदेशों में गए, तो अपने फैमिली से दूर चले गए। तो उन्होंने मार्केट में रिसर्च किया कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मार्केट में रिसर्च किया, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तो नए आइडिया लेके उन्होंने फेसबुक बना दिया भाई, जिससे आप जुड़े हो, क्या एक एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आइडिया को बिजनेस में लगाया, प्रॉफिट गेन किया। तो भाई बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा एक्टिविटी ऑफ द डेवलप प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। बिल्कुल सही बात है भाई। उन्होंने एक्टिविटी किया, अपने जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट करने के लिए आपने एक तरह से डेवलप किया, एक्टिविटी किया, उसको बढ़ाया उन्होंने। सही बात है। पर लास्ट ऑप्शन देखो भाई, एक बार लास्ट फोकस तो करो आप। क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट, यानी कि अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने क्या कैसे एक्टिविटी किया, पर्पसफुल किया उन्होंने, बिल्कुल एक टारगेट था। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, उन्होंने डेवलप किया, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और रिटेंड करने के लिए अपने बिजनेस को। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों कि आपके डी में भाई सारे आ गए। यहाँ पे देखो, पर्पसफुल एक्टिविटी भी आ गई आपकी, पहली वाली भी आ गई आपकी, दूसरे क्या डेवलपमेंट भी आ गया आपका, ये भी बिल्कुल सही है। प्रॉफिट आपका ओरिएंटेड भी आ गया बिजनेस के लिए, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। हाँ, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई होता जिसमें आपका ऑल ऑफ दिस होता है ना, तो आपका वो भी आ जाता। पर यहाँ पे डी वाले में आपका देखा जाए तो सब कुछ इनबिल्ड, आपका पहला ऑप्शन भी आ रहा, सेकेंड ऑप्शन भी आ रहा, थर्ड ऑप्शन भी आ रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स 4P जिसे हम कहते हैं, इज ए टूल यूज्ड बाय बिजनेस एंड मार्केटर्स टू हेल्प डिटरमाइन है। इसका मतलब ये है कि जो 4P हम जिसे बोलते हैं, इसके तहत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। प्रोडक्ट, पहला ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। बी है आपका प्रोडक्ट, प्लेस, पीपल, प्रोसेस। थर्ड है आपका प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और फिजिकल एविडेंस। और फोर्थ है आपका प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो जल्दी से बताइए, और इसका जो आंसर है उसका मैं एक्सप्लेनेशन और एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दे, इसका क्या आंसर हो सकता है। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 4P, देखा होगा आपने, 6P, 5P, 8P, ऐसे बहुत से P आपके। पर अगर देखा जाए जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, आपका कैसे बनेगा, 4P से बनेगा, 7P से बनेगा और 8P से बनेगा। वैसे आपके 5P होते हैं, 6P होता है, पर अगर आपको 7P याद है ना, तो आप बता सकते हो 5P क्या होगा, 4P क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक होता है ना, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक पता होता है। तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका जो मार्केटिंग मिक्स है, इसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका बेसिक स्टार्ट हुआ आपके 4P से। कहां से स्टार्ट हुआ था, आपके 4P से। हम 4P को किस नाम जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। तो आपसे ये पूछ रहा है 4P में कौन कौन से नाम थे आपका। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसका जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यहाँ पे देखो, आपको पूरी कहानी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो, क्वालिटी। क्वालिटी तो भाई बेसिक वाले में नहीं आ सकता। क्यों, क्वालिटी थोड़ा सा हाई क्वालिटी हो गया ना, ऊपर पहुंच गई। आपका किसमें आता है, आपका 7P में आता है, 8P में आता है आपका क्वालिटी। अब देखते हैं यहाँ पे फिजिकल एविडेंस। तो भाई जो आपके बाहरी वातावरण के लोगों से आप एक दूसरे कांटेक्ट बना रहे हो, ये आपका बेसिक में नहीं आएगा, ये आपका 7P में आएगा। अब बच्चा हमारा दो, पहला और दूसरा। अब दूसरे में देखो आपका क्या प्रोसेस आ रहा, अब पीपुल आ रहा। तो भाई पीपुल और प्रोसेस हमारे किस में, हमारे 7P में, किसमें, आपके 7P में। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। पहले नंबर पे आपका आता है प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका, अगर सीक्वेंस के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पे आता है आपका प्राइस, तीसरे नंबर पे होता है आपका प्रमोशन, चौथे नंबर पे होता है आपका प्लेस। ये 4 आपका सीक्वेंस है। मैं आपको सीक्वेंस में आगे बताता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या होता है ना, कभी कभी पेपर में आपसे सीक्वेंस में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको एक तरह से डाउट नहीं रहना। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम 4P को किस नाम से जानते हैं। तो हम 4P को जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग जो मिक्स है, ये आपके 4P है, 7P है, 8P है। तो जब आप बेसिक आएगा आपका 4P, तो हम उस लेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो हमारे ये 4P के नाम आपके अलग अलग है। पहले नंबर पे क्या आता है आपका,
पहले नंबर पे अगर सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये आपका सीक्वेंस में, पेपर में अगर सीक्वेंस में आ गया तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में क्या है आपका। तो आपका 4P में क्या हो गया, पहला P प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन, चौथा हो गया आपका प्लेस। ये आपका बिल्कुल सीक्वेंस में है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अब आप सोच रहे हो भाई कि मैं 4P बता दिया आपको 7P बता देता तो आपके तो भाई मजे के मजे आ जाते हैं, क्योंकि एक साथ दो चीज आपकी क्लियर हो जाती है। चलो ठीक है भाई, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ यार, थोड़ा सा तो मेहनत तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। तो ये लो भाई 7P आपको अभी बताने वाला हूँ। ये देखो आपका मार्केटिंग मिक्स, हमारा पहले नंबर पर क्या था आपका प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस। यहाँ पे भी वही है, आपका पहले नंबर प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस। ये आपका सीक्वेंस में है आपका, ठीक है। अब आपको 7P के बारे में बता देता हूँ। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये 4P पहले थे, किस नाम से था, ये था हमारा ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग मिक्स। अब हमने क्या किया, ये नीचे के 3P हमने ऐड कर दिए। तो हमने क्या किया, एक तरह से एक्सटेंडेड किया ना, इसको बढ़ाया हमने, खींच के लंबा किया हमने, बढ़ा दिया। तो हम इसको 7P को किस नाम जानते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारे बेसिक में क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। या बिल्कुल आपके सीक्वेंस में, पेपर में आपसे पूछ लेता है सीक्वेंस आपका ये। हमने 3P और ऐड किया, कौन कौन से किया, हमने पीपल किया, हमने प्रोसेस किया और फिजिकल एविडेंस किया यहाँ पे। तो हमारे 7P हैं। नहीं आ रहा क्लियर, नहीं आ रहा समझ में, तो भाई ये डायग्राम देख लो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बताने में अच्छा लगता है मुझे तो। यहाँ पे देखो आप, पहला आपका प्रोडक्ट, दूसरा आपका प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन, चौथा आपका प्लेस। ये आपका कौन सा हो गया, 4P। अब हमने क्या किया, 7P कर दिया, एक्सटेंड कर दिया हमने, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बनाया। तो पांचवा आपका पीपल आ गया, छठा आपका प्रोसेस आ गया, छठा आपका, सातवां आपका फिजिकल एविडेंस। हाँ, अगर 8P के बारे में बात करते, अगर यहाँ से पूछ लेते हैं 5P कौन सा है, तो आपको अगर 7P याद है ना, तो यहाँ से सीक्वेंस से आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये आपका 5P है। छठा P कौन है आपका, ये सीक्वेंस में याद कर लो। सीक्वेंस में अगर एक बार आपने याद कर लिया तो मतलब ही नहीं है भाई, गलत हो जाए, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। 8P के बारे में बात करें तो अगर क्वालिटी आपने जोड़ दिया ना, तो क्वालिटी आपका 8वां P था आपका, ठीक है। तो शायद आपको चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू द राइट थिंग। राइट इसका मतलब है कोई भी काम जब आप पहली बार कर रहे हो तो उसे सही करो। द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम, इसका मतलब है जब भी काम कर रहे हो हर बार सही करो। दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम, ये जो परिभाषा है ये कहाँ से ली गई है, ये आपसी कहाँ से ली गई है। आपको ऑप्शन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम बोलते हैं TQM। सेकंड ऑप्शन है आपका 5S मेथोडोलॉजी, 5S मेथोडोलॉजी से लिया गया है। 3 आपका है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि जस्ट इन टाइम जो एक टर्म आई है जापान के द्वारा, यहां से लिया गया है। या फिर आपका डी ऑप्शन है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा जो कॉन्सेप्ट होता है, 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 10 लाख में से आपका एक पीस खराब होगा, इसको बोलते हैं 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो आपको आंसर बताना है इसका, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखो आपके 4-5 नाम यहाँ से क्लियर होते हैं। एक तो सबसे पहले आपसे पूछ लेता है TQM का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से आपका एक चीज पहले क्लियर हो जाता है, क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपसे पूछ लेगा JIT का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या, जस्ट इन टाइम। आपसे 5S का पूछ लेगा, तो मैंने आपको बता दिया था उस दिन, क्या था आपका, क्या था, जल्दी कमेंट बॉक्स में दो आप दो। पहला था आपका सॉल्ट, दूसरा था आपका सेट इन ऑर्डर, तीसरा था आपका क्या, तीसरा क्या था आपका, जल्दी जवाब दो, तीसरा क्या था, याद है किसी को तीसरा। पहला आपका सॉर्ट हो गया, तीसरा आपका, दूसरा आपका क्या था, सेट इन ऑर्डर, तीसरा क्या था, तीसरा आपका साइन था, चौथा आपका क्या था, तो चौथा आपका था क्या, चौथा क्या चीज था, तो चौथा आपका था स्टैंडर्डाइज। अब पांचवा आपका सबस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम था आपका सेल्फ डिसिप्लिन। शायद आपको चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे आपको 3 चीज क्लियर है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा तरीका यहाँ पे यूज करते हो, किसको, तो आपको राइट टाइम पे आपके पहली बार में सही चीज सही हो जाए, ठीक है, और आपकी गलती भी ना करो। तो क्या होगा इसका, तो जिसने भी इसका जवाब दिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है DL कोर्सेज। DL मतलब डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आर मिक्स्ड विद सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होगा, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है और आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा फीडबैक सिस्टम चल रहा है, तो इसे बोलते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। एसिंक्रोनस लर्निंग किसे होता है कि मतलब अगर आपका जो है हमने पढ़ाया, आपने बाद में वीडियो देखी नहीं देखी, आपके कुछ क्वेश्चन है, हमने कुछ उसका सॉल्यूशन बताया नहीं बताया, उसे बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज आर मिक्स्ड विद सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, अगर दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला दिया जाए, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस लर्निंग को, हाइब्रिड प्रोसेस कहा जाएगा,
सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कहा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड कहा जाएगा, या फिर फिक्स टाइम ऑनलाइन कोर्सेज कहा जाएगा? तो जल्दी से आंसर बताएं क्या हो सकता है। अभी इसका आप जवाब दे दो, ठीक है। क्या है यहाँ पे, अभी आप जवाब दो। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, मैं आपको वहाँ प्रॉपर बताऊंगा आपको कि हाइब्रिड क्या होता है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, फिक्स टाइम क्या होता है, आपके स्कोप क्या होता है, आपके हब क्या होता है, ठीक है। मतलब पूरा अच्छा सा लेक्चर लेने वाले हैं आप, ठीक है। अगला लेक्चर आप मिस करना मत भूलिएगा, उसमें बहुत अच्छी चीज बताई जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, चाहे आपके कोर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपका कौन सा कोर्स है भाई, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें आपके मिक्स्ड है, कैसे है, आपके सिंक्रोनस भी आता है, आपका उसमें आपका एसिंक्रोनस लर्निंग भी आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस लर्निंग क्या है। सिंक्रोनस लर्निंग लाइव कम्युनिकेशन, कैसा, आपके वॉइस जैसे क्या है, मैं आपसे अगर कर रहा हूँ तो एक तरह से चैट हो रहा है, भी एक तरह से देखा जाए ना कि ये सिंक्रोनस में आ सकता है। क्यों, आप मेरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। अगर मैं जूम पे लेता तो जूम पे आपका बिल्कुल बेस्ट होता है। क्यों कि आप जूम पे मेरे से एक तरह से क्या कर लेते, जूम पे आप मेरे से बात भी कर सकते थे, मैं आपका जवाब भी दे सकता था वहां पे। तो जूम पे क्या था आपका, वो भी आपका क्या था, सिंक्रोनस लर्निंग क्या था, आपका सिंक्रोनस लर्निंग था। पर आपका एसिंक्रोनस लर्निंग क्या है, अगर मैं इसका वीडियो बनाता भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मैं अगर वीडियो बना दूं, और वीडियो बनाने के बाद अगर मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, तो आप मेरे से क्या से कम्युनिकेशन कर पाओगे, लाइव चैट कर पाओगे, लाइव मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर लाइव चैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो तो हमारा होता है सिंक्रोनस लर्निंग। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पाते हो, एक तरह से आप फीडबैक नहीं दे पाते हो, जवाब नहीं दे पाते हो, आपका एसिंक्रोनस लर्निंग हो गया। तो ये पूछ रहा दोनों किसमें मिक्सर होता है, तो जिसने भी इसका जवाब दिया है हाइब्रिड, उसका बिल्कुल सही है। इसमें आपका दोनों होते हैं, आपके सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों आपका इसके अंदर क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आपको सीधे समझ में आ गया। फिक्स टाइम में क्या होता है, आप एक ही टाइम पे अपने आईडी लॉगिन करते हो, आप वहां पे कम्युनिकेशन करते हो। कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हो, आप लर्निंग करते हो। शायद आपको चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत तो क्लियर होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या अगर आपको प्रेम से बताएंगे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, और इसमें कह रहा है कि आपके पास 4 मॉडल है, हाइब्रिड डीएलपी, सिंक्रोनस टाइप डीएलपी, एसिंक्रोनस टाइप डीएलपी, और फिक्स टाइम ऑनलाइन डीएलपी। डीएलपी मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो निम्नलिखित में से किस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में जो इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो पुअर होगा, वो खराब होगा, कमजोर होगा? तो आपको आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पोएट्री सुनाऊंगा और हम फिर आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इससे पहले क्या था आपका, ऐसा कौन सा सिस्टम है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का है जिसमें आपके सिंक्रोनस भी आते हैं, आपका एसिंक्रोनस भी आता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा था, आपका हाइब्रिड था। क्या था, आपका हाइब्रिड था। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है, आपके ट्रेनर्स हैं और आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या हो रहा है, एक तरह से लाइव कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक तरह से जो इनके तरह से लाइव लिटिल इंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि कम इनके बीच में जो बातचीत हो रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है, बहुत पुअर हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं हो रहा। तो ये कौन सा मेथड है, क्या सिंक्रोनस टाइप है, एसिंक्रोनस टाइम है, फिक्स टाइम है, ऑनलाइन है, तो कौन सा इसका, ठीक है। तो आपको जिसने भी जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। अगर मैं बात बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम जूम पे क्लास लेते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे मेरे से लाइव बात कर सकते हो, वहां पे आप भी बोल सकते हो, मैं भी बात कर सकते हो, हम लाइव चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। ये हमारा कौन सा है, सिंक्रोनस टाइम है। एसिंक्रोनस में क्या, मैंने वीडियो बनाया, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, आपने वहां पे देखा, बस आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। तो आपका क्या, हमारे बीच में जो एक तरह से इंटरफेसिंग है, इंटरेक्टिंग है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं तरह से हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तो हमारा क्या हुआ, एसिंक्रोनस टाइप लर्निंग हो गया। किसका हो जाएगा, आपका ये। फिक्स टाइम में क्या है, आप, मैंने आपको टाइम बता दिया कि मैं 3 बजे आऊंगा, आप 3 बजे आ गए, वो अलग बात है कि आपने वहां पर सिंक्रोनस मेथड यूज किया है, सिंक्रोनस मेथड यूज किया, वो अलग बात है, पर आपका टाइम फिक्स रहेगा। आपसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है, जबकि जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आप कौन से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आओगे, तो बहुत से बच्चों को लगता है भाई फिक्स टाइम में आएगा, फिक्स टाइम में आएगा, फिक्स टाइम में, पर आपको प्रीफर अगर करना है फिक्स टाइम तो होता ही होता है। पर अब मेन ऑप्शन जाते हो हाइब्रिड वाले में। क्या जाते हो, हाइब्रिड वाले में। आपका जो क्लासरूम का सिंक्रोनस में भी आता है, आपका एसिंक्रोनस में भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं फिक्स टाइम में भी आ जाता है आपका। तो पर अगर मेन आपसे एक से पूछा था तो आप हमेशा हाइब्रिड के साथ जाओगे, क्योंकि इसमें आपको दोनों आते हैं, और इसमें आपका ये भी सिंक्रोनस वाले में, सिंक्रोनस वाले में बिल्कुल सारे लेवल लेवल आ जाती है। तो जो नीचे के है ना, वो खींचे गए हैं, जानबूझ के बनाए गए हैं। पर मेन तो आपका हाइब्रिड ही होता है, इसके अंदर आपका सारा इंक्लूड होता है। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी।
अभी प्रेम सर आपको कुछ शायरी वगैरह सुनाएंगे, आप उसके मजे लो। साथ ही साथ जो हमारा जो अगला क्लास है ना, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। क्यों? कि अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, एक चीज बताएंगे कि हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, सिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, एसिंक्रोनस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, फिक्स्ड टाइम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, हब किसे बोलते हैं, स्कोप कितने बोलते हैं। यानी कि हम एक तरह से 20 क्वेश्चन भी करने वाले हैं जितने आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आएंगे। साथ ही साथ इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। और प्रेम सर आपको शायरी सुनाएंगे, अब आराम से आप शायरी के मजे लो। प्रेम सर एक शायरी बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोइट्री आप सबके लिए जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर है कई मंजिलें, इधर उधर है कई मंजिलें, चल सको तो चलो। बने बनाए है साचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफर को है महफूज रास्ते की तलाश, हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रवायत बदल सको तो चलो। कोई नहीं है कोई सूरज, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप को बाहर निकाल सको तो चलो, खुद अपने आप को बाहर निकाल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया प्रेम सर, बहुत अच्छा सर। ठीक है, तो शायरी शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है आपको। ठीक है, तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिसने लाइक किया उसको लाइक कर दे। ठीक है, अगर कोई आप अपना कोई पर्सनल सजेशन देना चाहते हो तो दे सकता है। और साथ ही साथ कल की क्लास आप लेना मत भूले, कल के लेक्चर में आपको बहुत अच्छी चीज बताई जाएगी। मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, एक ही चीज डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ जो मंडे है आपका, मंडे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो पिछले एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया आप उसको कवर करो, और आपका जो टेस्ट होगा कि आप अगला लेक्चर ना बोले, और मंडे के लिए आप तैयार हो जाओ। बिल्कुल मंडे में आपका टेस्ट होने वाला है, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप टेस्ट के लिए रेडी रहो, मंडे में आपका टेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ कल की क्लास लेना मत भूले, क्योंकि कल के लेक्चर से बहुत से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो हमारी क्लास के लिए कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, तो आप दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।